हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और जाकर उन वीडियोस को पार्ट वाइज देखें। आपको यह लेक्चर बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन के बारे में। ठीक है, कनेक्टेड मोशन में भी हम पुल्ली को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई पुल्ली है। ठीक है ना, पुल्ली आप जानते होंगे, पुल्ली आपने देखा भी होगा क्योंकि हमारे एवरीडे लाइफ में पुल्ली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे हो रहे होंगे, जैसे घर वगैरह बन रहा होगा, तो वहाँ पर ऐसे पुल्ली लगाया गया रहता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा घर का छत वगैरह जब लगता है तो उस कंडीशन में आपने पुल्ली को देखा होगा। साथ ही साथ कुएं से पानी निकालने के लिए पहले ज़माने के लोग पुल्ली का इस्तेमाल करते थे, तो आपने पुल्ली देखा ही होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पर दो बॉडी हैं। पहले बॉडी का मास है कैपिटल एम, जो कि हैवियर बॉडी है, और दूसरे बॉडी का मास है स्मॉल एम। ये हमारा ऐसा बॉडी है जिसका मास कम है। ठीक है, दोनों बॉडी को एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया गया है, और ये स्ट्रिंग जो है या कह सकते हैं जो रस्सी है, वह रस्सी पुल्ली के ऊपर से लगाया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब ये पुल्ली है तो पुल्ली रोटेट कर सकता है, पुल्ली की प्रॉपर्टी होती है रोटेट करना। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर जो, खैर पुल्ली का छोड़ो, पुल्ली को हमने ऐसे छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो बॉडी रखी हुई है यानी जो हैवियर बॉडी है, हम देखेंगे कि हैवियर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेट लगेगा इसका mg। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी, उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो वेट होगा इस हैवियर बॉडी का mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो कह सकते हो लेस मास वाली जो बॉडी है उस पर भी वेट लगेगा और इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन बॉडी मूव किधर करेगी? तो कह सकते हो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि अगर देखा जाए तो राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर का मास हैवियर है तो यहाँ पे लगने वाला वेट ज़्यादा होगा, तो इस वेट का इफेक्ट ज़्यादा है, इस वजह से ये मास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और यदि ये मास एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कह सकते हो कि इधर वाली जो बॉडी बी है जिसका मास स्मॉल एम है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और दोनों का एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है कि एक समान होगी, क्योंकि दोनों ही बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है इस रस्सी के थ्रू। तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ। ठीक है, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों का एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम यह वीडी बनाएं तो कुछ और भी हमें फोर्सेस दिखाई देंगे। जैसे कह सकते हो कि यहाँ पर हमें टेंशन दिखाई देगा, क्योंकि रस्सी है तो रस्सी में एक टेंशन होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितना टेंशन इस बॉडी पे पहली बॉडी लगाएगी उतना ही टेंशन पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी भी लगाएगी, तो दोनों टेंशन एक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह बी डी आपने यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दो फोर्सेस, एक तो एम जी लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है, और दूसरा टी यानी टेंशन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी देखा एक स्मॉल एम इंटू जी, एम जी वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और टी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ध्यान हमें ये देना है कि कहाँ पर कौन सा फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कह सकते हो क्या, हियर अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें तो कह सकते हो m इंटू जी माइनस टी इजुकस टू यम में होगा। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम इंटू ए होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। कहोगे सर आपने ऐसे कैसे लिखा, यम जी में से टी को क्यों माइनस किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉडी मूव किधर कर रही है, यम जी के डायरेक्शन में। इसका सेंस यह हुआ कि यम जी का इफेक्ट ज़्यादा है और टेंशन का इफेक्ट कम है, इसलिए यम जी माइनस टी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इजुकस टू यम में हो गया। यम में क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर देखें इस कंडीशन में तो यहाँ पे कह सकते हो किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, टेंशन का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पर किसका इफेक्ट ज़्यादा है, टेंशन का, क्योंकि ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कह सकते हो कि टेंशन ऊपर की तरफ है, तो टी माइनस एम जी इज टू मिलेगा एम इंटू ए। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखना कैसे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा
एम इंटू जी माइनस टी। ओके, ये पहला इक्वेशन है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस टी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए प्लस एम इंटू ए। ओके, नाउ यहाँ पर देखो दोनों टेंशन कैंसिल आउट हो गए और हमें मिलेगा एम प्लस एम माइनस एम, और दोनों में हमने जी को कॉमन ले लिया है। देखिएगा यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, तो हमने दोनों में से जी को कॉमन ले लिया, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी हो गया इजिकल्स टू, इन दोनों में देखो बच्चों एक्सलेशन को कॉमन ले लोगे तो मिलेगा एम प्लस स्मॉल एम। ओके, नाउ अगर हम इस इक्वेशन के हेल्प से देखें तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगा, तो एक्सलेशन बराबर मिलेगा एम प्लस एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी, और इस पूरे टर्म को इधर भेज दो तो अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ओके, तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कहोगे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना होगा, और इस कंडीशन में देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया कि कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर टेंशन का इफेक्ट कितना होगा, यानी कि टोटल टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो टोटल टेंशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट। अच्छा देखो, जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, और यदि आपको टेंशन फाइंड करना होगा तो दोनों इक्वेशन को कह सकते हो, दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, या फिर दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में आपको टेंशन मिल जाएगा, और टेंशन की वैल्यू एक बराबर ही होगी, टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे एम जी माइनस टी है होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो क्या है टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए अपॉन स्मॉल एम इंटू ए। यहाँ पे ए से ए देखो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा यहाँ पे m इंटू कैपिटल M इंटू जी माइनस एम इंटू टी बराबर, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा कैपिटल M इंटू टी माइनस m इंटू कैपिटल M इंटू जी। ओके, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब एक काम करो, जो MMG है इसको एक साइड में कर लो, और जो टेंशन कंटेन कर रहा है जो वैल्यू उसको एक साइड में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इसको इधर भेजोगे तो मिलेगा MMG प्लस MMG, क्योंकि माइनस में दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, दूसरे साइड में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो मिलेगा आपको M इंटू टी प्लस M इंटू टी। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। कुछ पोर्शन मैं इधर का लेना चाहूँगा, इसके लिए हाँ देखना जी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में से टेंशन को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो टेंशन हमें कॉमन मिल गया, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा 2 कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। ओके, नाउ टेंशन विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी होल डिवाइडेड बाई m प्लस m। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया टेंशन, और इस फार्मूले के हेल्प से आप चाहें तो टेंशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो वेयर T इज इक्वल्स टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्या है हैवियर मास, ये हो गया द मास हैविंग लेस वैल्यू। ओके, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको यह रिलेशन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस इक्वेशन को नोट करो, ये पूरे डेरिवेशन को नोट करो। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इससे लाभ मिल सके, या फिर आप इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन फोर्स।
ठीक है। तो दोस्तों समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। जनरली फ्रिक्शन फोर्स बड़ा ही अच्छा फोर्स होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो प्रेमियों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स दो प्रेमियों को मिलाने का काम करता है। इसका सेंस क्या हुआ, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सपोज कर लो कि कोई एक सरफेस है और हमने यहाँ पर कोई मास रखा है जिसका वैल्यू m दिया हुआ है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी अगर इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, कहोगे ऐसा कैसे क्रिएट होगा, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जनरली देखो होता क्या है कि ये जो हमारा मास है या जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक कह सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। अगर देखा जाए तो अगर इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। और ये जो सरफेस होगा या कह सकते हो जो ग्राउंड होगा, या ग्राउंड भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। ओके, तो इन पार्टिकल्स में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। देखो एक कंडीशन में रिपल्सन भी होता है, जब ये आवश्यकता से ज़्यादा क्लोजर चले जाएंगे तो उस कंडीशन में पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन जनरली देखा जाए तो इनमें एक अट्रैक्शन भी होता है। तो कह सकते हो कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा और वह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब देखो जैसे देखो होगा क्या, फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पहले तो तुम इसका डेफिनेशन समझ लो कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ओके, सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, मैंने यहाँ पे बोला, इस चीज़ को नोट करना। तुम सिर्फ मोशन मत कह देना कि मोशन का अपोज करता है, कभी भी इस चीज़ को नहीं कहेंगे आप कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, क्योंकि अगर हमारे और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम मोशन नहीं कर सकते ना, हम फिसल के गिर जाएंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब क्या है कि एक सरफेस नहीं चाहता कि दूसरा सरफेस उसे छोड़ करके आगे जाए। ठीक है ना, एक सरफेस कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा सरफेस उसे छोड़कर आगे जाए। इस वजह से उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को समझाने के लिए मैं और भी कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास हमने मान लिया कि 100 kg है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास 100 kg है। कोई पर्सन इधर से फोर्स लगाता है। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ज़रा सोचो, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मास ज़्यादा है, 100 kg है। तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ये मास आगे की तरफ नहीं जाएगा। हमने थोड़ा और फोर्स लगाया फिर भी नहीं गया, थोड़ा और लगाया फिर भी नहीं गया, थोड़ा तेज़ से लगाया, मीन्स ब्लॉक आगे चला गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमने F1 फोर्स लगाया था, जब हमने F2 फोर्स लगाया था, जब हमने F3 फोर्स लगाया था, तो इस कंडीशन तक ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने F4 फोर्स लगाया तो ये बॉडी मान लो आगे की तरफ गई। ठीक है, जब हमने F1 फोर्स लगाया, F2 लगाया, F3 लगाया, तो उस कंडीशन में बॉडी आगे नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही हमने F4 फोर्स लगाया तो ये बॉडी आगे गई। तो जरा सोचो कि जो हमने F1 फोर्स लगाया था ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो आप कहोगे सर अनबैलेंस्ड है, और मैं कहूँगा कि यदि ये फोर्स अनबैलेंस्ड है तो ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं गया। ठीक है, यदि ये फोर्स हमारा अनबैलेंस्ड है तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस फोर्स का अपोज करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसे बैलेंस्ड कर रहा होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, लेकिन तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। लेकिन हमने तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है, तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी आगे जानी चाहिए, लेकिन आगे नहीं जा रही है, ये यहीं पर रुकी हुई है। इसका सेंस यह हुआ कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, अगर यही फोर्स हम इधर के बजाय इधर की तरफ लगाते तो तब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता, तब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई सरफेस एक सरफेस को छोड़कर आगे जाए। अभी जस्ट हमने बताया आपको, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो इसका नेचर इतना बढ़िया होता है,
इतना अच्छा नेचर होता है कि पूछो मत। ये कभी अपने इफेक्ट को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। ये उतना ही इफेक्ट दिखाएगा जितना कि फोर्स तुम इस पर लगाते हो, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरा ब्लॉक मान लो हमने ले लिया, इस ब्लॉक का मास हमने स्मॉल m कंसिडर किया है और इसका लिमिट है कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम कहें कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिट है वो है 10 न्यूटन हमने मान लिया, या फिर मान लो 100 न्यूटन तक मान लो कि 100 न्यूटन इसका मैक्सिमम लिमिट है फ्रिक्शन फोर्स का। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इतना लग सकता है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा ये। हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया इस पर। यदि हम 1 न्यूटन फोर्स इस बॉडी पर लगाएंगे तो यह बॉडी हमारे पर उल्टा कितना फोर्स लगा सकती है? 100 न्यूटन। तो यदि ये 100 न्यूटन फोर्स लगाएगी, मीन्स अगर हमने हल्का सा इसे पुश किया तो ये हमारे तरफ ही फोर्स लगा देगी और ये हमारे तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, ठीक है। भले इसकी लिमिट 100 न्यूटन की है, इसकी कैपेसिटी है कि 100 न्यूटन तक फोर्स लगा सकता है, लेकिन लगाएगा नहीं, ये 1 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा क्योंकि सिर्फ हमारे फोर्स को बैलेंस करना चाहता है। क्योंकि अगर मेरे से ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो ये बॉडी इधर मूव कर जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स का काम यही है कि ये नहीं चाहता कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को छोड़कर आगे जाए। मीन्स क्या करेगा, ये सिर्फ उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि हमने फोर्स इस पर लगाया था। अगर सपोज कर लो कि मैं इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा? तो हमारे पर फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन का लगेगा, ओके, क्योंकि सिर्फ हमारे फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर मैं इस पर 99 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो भी फ्रिक्शन फोर्स हमारे पर 99 न्यूटन का ही होगा और ये ब्लॉक स्थिर होगा। ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ना आगे जाएगा और ना ही पीछे जाएगा, ओके, रुका रहेगा। अब मान लो अगर हमने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन का होगा, ठीक है ना। अगर हमने 101 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? सोचो, 101 नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट ही 100 न्यूटन तक है। इसकी कैपेसिटी कितनी तक है? 100 तक है। मीन्स यह हुआ कि ये मैक्सिमम 100 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है। फिर चाहे आप 100 न्यूटन लगाएं या फिर कह सकते हो 1000 न्यूटन लगाएं या 101 न्यूटन लगाएं, मीन्स हर कंडीशन में अगर आपने 100 से ज़्यादा फोर्स लगाया है या फिर 100 के बराबर फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन ही एक्ट करेगा, ठीक है। अब एक साधारण से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और कैसे रिलेशन रखता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे ही आपने 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगा दिया, जैसे इसका मैक्सिमम लिमिट 100 न्यूटन तक का है और आपने क्या किया, 101 न्यूटन फोर्स लगा दिया, फिर क्या होगा? फिर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। यानी इसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 न्यूटन तक है, मतलब ये 100 न्यूटन तक ही रोक पाएगा फोर्स को। अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आपने 102 न्यूटन या 200 न्यूटन या 1000 न्यूटन फोर्स लगाया तब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर आप 100 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एक साधारण से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज कर लो कि यहाँ पर एक कपल है, कपल नहीं बोल सकते हो, इसको प्रेमी जोड़ा मान लो, ठीक है। आजकल के जो प्रेमी हैं ऐसा प्रेमी जोड़ा मान लो, ठीक है। हमने माना कि यहाँ पर प्रेमी जोड़े हैं। अच्छा, मैंने कपल क्यों नहीं माना? क्योंकि कपल का जो बंधन होता है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक कपल का बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन फिर भी शादी का रिश्ता टूट जाना तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है ना। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, काफ़ी फेमिलियर हैं आप लोग, ठीक है। खैर अभी देखते हैं यहाँ पर। देखो क्या है, सपोज कर लो कि ये एक प्रेमी जोड़े हैं। प्रेमी जोड़े बोले तो समझ ही रहे हो सभी लोग, तो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन होगा, ओके। एक तीसरा बंदा यहाँ पर आया और इसकी निगाह इस पर पड़ गई, ओके। अब भाई ने सोचा कि इसके साथ कुछ बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने की सोची, मतलब इसके तरफ कुछ अट्रैक्शन दिखाना शुरू कर दिया। मान लो कि दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ,
लेकिन इसका बॉन्डिंग किससे हुआ था? पहले वाले से। अब समझ सकते हैं कि ये कौन हो सकता है, लड़का होगा कि लड़की होगी। जाहिर सी बात है कि अगर लड़का है तो लड़की होगी, अपोजिट टाइप के ही होंगे, ठीक है। तो इसका बॉन्डिंग तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं चाहेगा कि ये इसको छोड़कर आगे जाए। तो ये क्या करेगा, ये अपने इफेक्ट को बढ़ाना शुरू कर देगा। इफेक्ट को कैसे बढ़ाएगा? अब जैसे घुमाना फिराना, मेले में लेके जाना, झूला झुलाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को यार, इतना तो फैमिलियर हो। तो काफ़ी एक्टिव हो जाएगा बंदा, सोचेगा कि अंततः प्रयास करेगा कि इसको छोड़कर आगे ना जाए। लेकिन ये जो है, ये सपोज कर लो पैसे वाली पार्टी है, ठीक है। अब इनका चाहे इन भाई साहब का कितना भी अथाह प्यार क्यों ना हो, अगर ये लड़का कहीं अंबानी का लड़का निकला तो, या फिर सोचो कि अगर ये किसी बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इन दैट केस क्या होगा? तो ये कितना भी, अगर सपोज कर लो जहाँ पर ये 100 रुपया खर्चा करते हैं, वहाँ पर इसने क्या किया, 10,000 रुपया खर्चा कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 100 वाले की तरफ जाएगी कि 1000 वाले की तरफ जाएगी। तो कुछ लोग तो बोल रहे होंगे कि सर 100 वाले की तरफ जाएगी क्योंकि प्यार बड़ा सच्चा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं बेटा, ठीक है। तो ये 100 वाले को छोड़कर आगे चली जाएगी और ये किधर चली जाएगी, 1000 वाले की तरफ। बात समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर क्या है, सेम वही कंडीशन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इस बंदे का मैक्सिमम लिमिट 100 न्यूटन तक है, यानी कि 100 रुपीज़ तक है। ये 100 रुपये तक इस पर खर्चा कर सकता है। तो 100 रुपया अगर ये भी खर्चा कर रहा है तो दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं रहा, तो फिर इसको छोड़कर वो क्यों जाएगी? ये पुराना रिश्ता है, पहले से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो इनको छोड़ करके तो नहीं जाएगी ना। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसके कंपेरिजन में, तब ये क्या करेगी, इसको छोड़कर आगे चली जाएगी। और ये अभी कहेगा चलो जाओ तब, क्योंकि इसकी लिमिट ही उतनी तक है, 100 न्यूटन तक ही, 100 रुपीज़ तक ही है, ठीक है। तो ये बंदा अंततः प्रयास यही करेगा कि इसको छोड़कर ना जाए, लेकिन एट लास्ट अगर इस ज़्यादा रिच है तो इसको अपने तरफ अट्रैक्शन में ले लेगा। वही कंडीशन बच्चों यहाँ पर भी होता है कि इस फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिट है वो 100 न्यूटन तक यदि है, या मान लो 10 न्यूटन तक है, तो आप 10 न्यूटन तक यदि फोर्स लगाएंगे तो ये इसको बर्दाश्त कर लेगा, मतलब उसको बॉडी को आगे नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही आप 10 से 11 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कब वर्क नहीं करता, या वर्क तो वो करता ही है, बस हम उससे ज़्यादा जब फोर्स लगा देंगे तो वो इफेक्ट नहीं दिखा पाता अपना। अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरली 3 तरह का होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स देखो 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसके नेम से क्लियर है, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब कोई बॉडी रेस्ट के पोजीशन में होगी तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे इसका लिमिट हमने बताया था कि 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन से कम यदि आप फोर्स लगाएंगे तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा उस पर, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। दूसरा होता है देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यदि आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ओके, तो इसका मैक्सिमम लिमिट ही 100 न्यूटन तक है, तो ये अपने मैक्सिमम जी जान को लगा देगा ना, कहेगा 100 न्यूटन तक भी फोर्स लगा देगा, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, यह फ्रिक्शन कब वर्क करेगा, जब बॉडी मोशन करना शुरू कर देती है या बॉडी मोशन कर रही होती है, तो उस कंडीशन में होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी 2 डिवीजन है, एक है तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब यदि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करो, सपोज करो कि कोई बच्चा है, ऐसे इस टाइप का झूले भी आते हैं, आपने देखा होगा कि इस टाइप के झूले होते हैं और इस पर बच्चे जो है बैठ कर कैसे नीचे की तरफ से रखते हैं, ठीक है, इस पर नीचे की तरफ से रखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बच्चा स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, सपोज करो ये बच्चा है जो कि स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी स्लाइड कर रही होती है और इस पर पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखोगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जैसे सपोज कर लो कि ये व्हील है बियरिंग, सपोज कर लो कि व्हील के अंदर जो है बियरिंग है। आप जानते हैं कि जब भी
ये मूव करेगा, जब हमारा पहिया जब मूव करेगा तो कह सकते हो कि ये जो बियरिंग है, बियरिंग भी इधर की तरफ मूव करेगा। और यदि बियरिंग इधर की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर वाले ये जो स्फीयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोहे के जो छर्रे होते हैं उसमें, वो इधर की तरफ मोशन करेंगे, ठीक है ना, ऐसे मोशन करेंगे। यानी कि अगर बियरिंग इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो स्फीयर्स हैं छोटे छोटे, वो इधर की तरफ, इसके जस्ट अपोजिट में मोशन करते हैं। और यहाँ पर देखो ये क्यों लगाए जाते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के इफेक्ट को कम कर सके। क्योंकि अगर ये बियरिंग्स इसमें नहीं होते तो उस कंडीशन में मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता और फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता, ठीक है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। खैर खैर आपने रोलिंग फ्रिक्शन समझ लिया होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कि जब कोई बॉडी रोल करते हुए चलती है तो वहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, फोर्स जो लगेगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक छोटा सा वो है लॉ है, उस लॉ को भी समझाते हैं और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिएगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, या इसका जो लॉ है, लॉ क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है जो कि फंडामेंटल फोर्सेस के नाम से वो वीडियो है। आप जा करके उन वीडियोस को आप देखें, उसमें लगभग 4 पार्ट में हमने उस वीडियो को बनाया है और उसका प्लेलिस्ट में हमारे वो दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस के नाम से हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो, उसे जा करके आप देख लें सारे एक एक वीडियोस को, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बड़ा ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है या फ्रिक्शन क्या होता है, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस आर, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब कहोगे सर इस म्यू को क्या कहते हैं, ये हमारा जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ये जो म्यू का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है रफनेस पे। अगर सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो इस म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यदि सरफेस कह सकते हो कि रफ नहीं है, थोड़ा कम रफ है, तो इस म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज आपको सारे के सारे टॉपिक जो भी आज हमने पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करता हूँ आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।